मुझे ऐसा लगता है कि लीड या बात वो नहीं है लीड और नॉन लीड की। बात ये है कि एक प्रोजेक्ट है, एक कहानी है, उसके हर किरदार इम्पोर्टेंट है। जब कोई सीन ना अच्छे से निकल के ना आए इन टोटालिटी, मुझे बहुत दुख होता है। जिया जी जब रिप्लेस हुई ना, मुझे बहुत रोना आया था, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि अब जिया जी एज अ गोपी नहीं रहेंगी तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले टेली मसाला, राजश्री प्रोडक्शन, फैज़ान, आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। आप लोगों ने मुझे बुलाया, एक सम्मान दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। रूपल जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने आपको कहीं पे ये कहते हुए सुना है, कहीं पे आपने ये बात बोली है, मैं संघर्ष का नाम नहीं देती हूँ अपने पूरे करियर को, मैं इसको साधना और तपस्या कहती हूँ। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे प्रभु को पाने के लिए या आप अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए जब तप व्रत करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से मैं कलाकार बनी, एक अभिनेत्री के रूप में दर्शकों के समक्ष आई। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक अलग व्यक्तित्व है। तो जब आप कला की बात करते हैं तो उसमें भी तो जब तप व्रत आता ही है। जब मैं काम शुरू करती हूँ तो नाम स्मरण लेती हूँ, जप करती हूँ। व्रत का मतलब है तपस्या, साधना, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप आसानी से तो पा ले तो फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ पा ली जो आपको आसानी से मिल गई। पर जब आप जिस चीज़ की इच्छा करते हैं और उसके लिए आप साधना और तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके साथ साथ जब तप और व्रत, उसके साथ साथ आप कलाकार होने के नाते आप क्या क्या संयम रखते हैं, तब जाकर आपको दर्शकों का प्यार मिलता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे दर्शकों का हमेशा से निस्वार्थ प्यार रहा है। और मुझे स्टार प्लस का बहुत प्यार मिला है, मेरे प्रोड्यूसर्स का बहुत प्यार मिला है, मेरे साथी कलाकारों का प्यार मिला है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है। पैसा मैं रूपल जी जानना चाहूँगा शुरुआत से किस तरह से शुरुआत हुई। और आपने जहाँ तक ये भी बोला है कि मेरी शुरुआत तो तब से हो गई थी जब से मैंने सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आप एक कोई संकल्प लेते हैं तो आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे अभिनेत्री या कलाकार बनना है, क्योंकि गुजराती परिवार से हूँ तो ज़्यादातर यही मान्यता होती है कि गुजराती परिवार में व्यावसायिक क्षेत्र में लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो मेरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने कला के क्षेत्र में काम किया हो या कुछ। लेकिन हाँ, मेरे पापा वॉज वन ऑफ द बेस्ट डाई मेकर। वो किसी भी चीज़ को देख लेते थे तो उसकी डाई बहुत अच्छी बनाते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे जीन्स में आया है, एक कला। और मैंने जब मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कब सोचा कि मुझे एक्टिंग में जाना है। पर जब भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है, चाहे वो मेरी स्कूल हो या कॉलेज हो या एनएसडी हो, ये सारी जो मेरी एक यात्रा रही है, उसमें बस एक ही सोच थी, अभिनेत्री। बस मुझे एक्टिंग करना है, मुझे अभिनेत्री बनना है और दर्शकों के समक्ष आना है। और किस तरह का आपको ख्याल आया कि भाई अब मुझे एक्टिंग की तरफ जाना है, और एक्टिंग सिर्फ करना ही नहीं है, उसको पढ़ना भी है। और कितना लकी मानती हैं आप खुद को, क्योंकि जहाँ से आपने पढ़ाई की है लोगों को दशक लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल, शायद ऐसे सवाल पहली बार पूछे गए मुझे, और जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहा ना कि कला की साधना भी जब तक व्रत की तरह ही है। जब ये सोचा कि अभिनय में आना है, तो मुझे मेरे जीवन में कभी भी कोई शॉर्टकट मैं नहीं सोचती थी। मुझे ये लगता था कि अब मैंने ये संकल्प लिया है तो अब मुझे परिश्रम करना है, और जो भी इसका निर्णय हो मैंने लिया है, तो उसके जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो अब जब ये सोचा तो मैं स्कूल में ड्रामा में पार्ट लेने लगी, जो आमतौर पर होता है।
अच्छा, मुझे बहुत बार ये भी पूछते हैं कि अगर आप एक्टिंग नहीं करते तो आपने क्या सोचा था? तो ज़्यादातर लोगों का ये भी जवाब होता है कि मैं तो बाय एक्सीडेंट आई हैव बिकम एन आर्टिस्ट। पर मेरा ऐसा है कि एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ नहीं भैया, बहुत सारी मेहनत करके हमने ये सोचा कि भाई अभिनेत्री बनना है, तो अब मेहनत का रास्ता अपनाओ और खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, तब जाके दर्शकों ने रसोड़े में कौन था पसंद किया है। तो रसोड़े में कौन था, उसके लिए बहुत रसोड़े में पसीना बहाया है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत साइंटिफिक वे में मैंने पढ़ाई की, कि स्कूल की में भी मैंने प्ले में पार्ट लिया, और ऑब्वियसली मेरा जन्म बम्बई में ही है, तो यहाँ तो थिएटर बहुत अच्छे तरीके से होता है, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी थिएटर हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। तो कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारे ग्रुप ने भी ये मुझे कहा कि आप ज्वाइन कर सकती है। लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये बताया कि अगर तुम्हें इसको प्रोफेशन बनाना है तो दो ही तरीके हैं, कि तुम या तो इसकी पढ़ाई करो और ज्ञान अर्जित करो, और नहीं तो फिर किसी थिएटर ग्रुप को 1 साल 2 साल ज्वाइन करके वहाँ से सीखो, और सीख कर अनुभव लेकर तुम्हें आना होगा। क्योंकि पापा ने बहुत स्पष्टता से बोला था कि यू बीइंग फीमेल यू शुड नो योर वर्क। अगर आप जानते हो आपके काम को, तो आपको हमेशा आसानी होगी, और किसी भी तरीके का कोई भी ना आपसे फ़ायदा उठा सकता है, ना आप उस शॉर्टकट की तरफ जा सकते हो। तो ये मुझे मेरे दिमाग में बहुत बात रह गई थी कि तपस्या है, तपस्या करनी है, परिश्रम करना है, और फैज़ान, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे लगता है हर कोई मेहनत करता है, और कोई कोई अगर कह दे ना, अरे इसकी तो किस्मत है, पर मुझे लगता है कि जैसे मोबाइल में भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ कुछ आ जाता है, वैसे मेहनत तो बाय डिफ़ॉल्ट करनी है, तब जाके प्रभु के आशीर्वाद मिलते हैं। तो ये बेसिक है। अब आते हैं आप मुंबई, और पहला आपको शो मिलता है और पहला आपको ब्रेक मिलता है, वो कैसा था? उसके पीछे की क्या कहानी है, अगर उसके बारे में बताना चाहें? मैं एनएसडी से आई, और आने के 2 या 3 दिन बाद मैंने श्याम बेनेगल सर के ऑफिस में फ़ोन किया। नंबर भी वो टेलीफोन डायरेक्टरी से लिया, एमटीएनएल की मोटी मोटी डायरेक्टरी आती है, तो उनको कॉल किया, क्योंकि मुझे श्याम बाबू का काम हमेशा से बहुत ही पसंद आया। एक रियलिस्टिक, और एक उनके किरदार, उनकी कहानी बिल्कुल एक दिल को छूने वाली होती है। तो मैंने उनको ऑफिस में फ़ोन लगाया, और मैंने कहा मैं रूपल पटेल हूँ, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभी पास आउट हुई हूँ, और मैं सर से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा श्याम बाबू, हाँ हाँ आ जाइए। अच्छा, मुझे लगा वाह। तो तुरंत उन्होंने नेक्स्ट डे बुला लिया श्याम बाबू ने, और वो खुद मिले श्याम बाबू। इतने प्यार से, इतने सॉफ्टली उन्होंने बात की, और कहा कि बिल्कुल आप कर रहे हो काम, और मैं अंतर्नाद फिल्म बना रहा हूँ, और उसमें आपने, और मुझे बहुत खुशी है कि श्याम बाबू की फिल्म अंतर्नाद में इंट्रोड्यूसिंग करके रूपल पटेल, मुझे मेरा सौभाग्य है फैज़ान। आई थिंक सो, आई हैव बीन वेरी लकी, फॉर्चुनेट, प्रभु के आशीर्वाद। श्याम बाबू के साथ काम किया उनकी फिल्म में, फिर उसमें शबाना जी थी, ओमपुरी साहब थे, सूरज का सातवां घोड़ा। यस, उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा किया, उसके बाद मम्मो किया। इतने सुंदर कलाकारों के साथ मैंने काम किया ना बंजे हुए, तो मैं उनको ऐसे देखती थी, और मेरा तो एटीट्यूड अभी भी लर्निंग एटीट्यूड ही है, तो मैं ऐसे देखती थी उनको, और मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कि मैं उनके साथ फिल्म कर रही हूँ या परफॉर्मेंस कर रही हूँ। ऐसा लगा कि मैं सीख रही हूँ। क्या मिसिंग आप आज की डेट में देखती हैं रूपल जी, जब आप नए एक्टर्स के साथ में काम करती हैं, जहाँ पे अब इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बनने लगे हैं, आपके फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको काम मिलना शुरू हो गया है वहाँ पे? अगर आज के वक्त की अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है उसका सबसे एक इंस्टेंट रिजल्ट ये है कि जो पहले बहुत शो लंबे लंबे चलते थे, अब शो का दारोमदार बहुत हिला हुआ है, तो ये अपने आप में जवाब देते हैं। एक चीज़ बताइए मुझे कि दर्जी है तो वो कपड़े सीते हैं। अब आप एक जो दर्जी जो माहिर है, उस काम में माहिर है, और वही काम आप मुझे दे दो, और मुझे आता नहीं है सिलाई, तो मैं उसमें मेरी क्षमता ही नहीं है। तो एक क्षमता वाले हैं एक, और एक जिन्होंने वो सीखा नहीं है या जिनको वो आता नहीं है, तो उसमें फ़र्क तो होगा ना। तो जब आप एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में दर्शकों के समक्ष जाएंगे,
तो आप जो एक परफॉर्म करोगे और आप एक बैकग्राउंड से आए हो कि जब आपने या तो आप अनुभव से सीखते हो या प्रशिक्षण लेकर सीखते हो, तो वो आपका काम में वो झलक नज़र आती है। जब आप इन्फ्लुएंसर हो या जब आप एक यूट्यूबर हो और जब आप अभिनेता के रूप में सामने आते हो, तो आपको वो तैयारी के साथ आना पड़ेगा, वरना वो गैप आएगा ही आएगा। कि एक कलाकार और एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर तीनों जब साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, अब जब इन्फ्लुएंसर है तो वो एक कलाकार के रूप में, किरदार के रूप में आएंगे। एक यूट्यूब जिनका है वो भी एक किरदार के रूप में आएंगे और मैं भी एक किरदार के रूप में आऊँगी मैं। तो हम तीनों की दर्शक क्या देखेंगे? परफॉर्मेंस देखेंगे उस किरदार में कि आपको दिखाया कि आप बहुत गंभीर है, पर आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो जिसने हमेशा एंटरटेनिंग ही चीज़ लोगों को दी है, तो आप उस किरदार को कितनी बखूबी निभाएंगे उस पर डिपेंड करता है कि दर्शक पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। मेरा ये मानना है कि फॉलोअर्स, जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपका काम और आपकी कहानी, ये दो चीज़ ही दर्शकों के दिल को छूती है और दर्शक ही तब तय करते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं सच कहती हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, पर मुझे हर साल बेस्ट ट्रेंडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? क्योंकि दर्शक को मेरा काम पसंद है। तो मुझे लगता है जिसका काम उसी को साझ है। आपको जो काम आता है, जब आप उसको 100% देते हैं तो दर्शक उसको सर आँखों पर बिठाते हैं। तो बात ये नहीं है इन्फ्लुएंसर की या यूट्यूबर की या एक्टर की, बात यह है कि जिस काम के लिए आपको चुना गया उस काम को आप कितनी बखूबी करते हैं और वो काम दर्शकों के दिल को छूता है, तो बस सारी चीज़ें अपने आप प्लेस हो जाती है। फिर कभी आपसे पूछा गया है किसी रोल के लिए या किसी कैरेक्टर के लिए कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स क्या हैं, जिसको ये ना पता हो कि आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं? नहीं, मुझे नहीं पूछा है ऐसा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि मेरे काम की छवि इतनी दर्शकों के समक्ष है कि जो भी मेरे साथ काम की बात करने आता है तो वो छवि उनके मन में है, इसलिए उन्होंने कभी पूछा नहीं है। और अगर वो वैसा पूछते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो शायद मैं उनके साथ काम करने में फिर असमर्थ रहूँगी। तो मैं उनको तुरंत कहूँगी कि मुझे लगता है कि हम दोनों काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो सोच है, मैं सोच से ही इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। तो जब सोच से मतलब हम जब वाइब्स ही हमारे सेम नहीं है, तो मैं स्वयं ही उनसे कहूँगी कि मैं आपके साथ काम करने में असमर्थ हूँ, मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपके माध्यम द्वारा ये ज़रूर कहूँगी उन लोगों से कि जब वो किसी भी कलाकार को, चाहे वो नए कलाकार हो, अपकमिंग हो, हमने भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी, तो शुरुआती दौर के कलाकार हो या कोई जिन अनुभवी कलाकार हो या कोई सीनियर कलाकार भी हो, प्लीज़ आप अपना होमवर्क करके उनसे बात करें। ये बिल्कुल एक अपमान की स्थिति हो जाती है कि आप बड़ी बखूबी और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहोगे कि मैं फला बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्शन हाउस से हूँ या मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आप के कितने फॉलोअर्स है, आपके क्या है। तो भैया, आप जब कलाकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि भाई आप कलाकार हैं तो आपको ये आना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, तो भाई आप जब अप्रोच करते हैं तो आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि कोई भी काम या कोई भी एक्शन रिएक्शन होता है, डिमांड सप्लाई होता है। अगर कलाकार है तो दर्शक होते तो चैनल होता है, तो प्रोडक्शन हाउस होता है। कोई चीज़ सोलो नहीं होती है ना। आज हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हुई कि लीड क्या होता है? एक मुझे ऐसा लगता है कि लीड या बात वो नहीं है लीड और नॉन लीड की, बात ये है कि एक प्रोजेक्ट है, एक कहानी है, उसके हर किरदार इम्पॉर्टेंट है और आप ये किरदार कर रहे हो, आप ये किरदार कर रहे हो, और सारे किरदारों के एक योगदान से एक सीन बनता है, कहानी बनती है, दर्शकों के समक्ष एक शो आता है और दर्शक पसंद करते हैं। मेरा ये मानना है, मेरे लिए मेरा किरदार ज़रूरी है, मेरी कहानी ज़रूरी है, मेरे को आर्टिस्ट ज़रूरी है, मेरे दर्शक ज़रूरी है, मेरे प्रोड्यूसर ज़रूरी है, मेरे चैनल ज़रूरी है, और मेरा ये मानना है मेरे किरदार से और शो से मैं बड़ी नहीं हूँ। करेक्ट है। और आपने ये चीज़ कई बार ये आपके इंटरव्यूज़ में बोली है और कई बार मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि आप जहाँ पे कहते हैं कि भाई आज लोग मुझे कोकिला के नाम से मुझे जानते हैं, लोग मुझे कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, साथ निभाना साथिया के नाम से जानते हैं, ना ही गोपी के बिना वो कोकिला बनती। बिल्कुल साथिया
जितना कैरेक्टर वो इम्पोर्टेंट है उतना ही कैरेक्टर वो इम्पोर्टेंट मैं है। बिल्कुल बिल्कुल बेबाकी से ये बात कहूंगी और बड़े 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 खुशी मन से कहूंगी कि कोकी गोपी के बिना अधूरी है, गोपी कोकी के बिना अधूरी है। इट्स अ लव स्टोरी ऑफ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। एक प्रेम कहानी है सास और बहू की। तो मैं कैसे मान लूं कि कोकिलाई है? बिल्कुल नहीं। मेरे सारे किरदार, मेरे सारे को आर्टिस्ट, मेरे सारे स्टोरी राइटर, चैनल प्रोडक्शन जिन्होंने भी मेहनत की है, मेरे कॉस्ट्यूम, मेरे लुक, मेरे मेकअप, मेरे हेयर, मुझे लगता है ना कि आज कोई भी, अगर आप जो कहते हैं ना कि आजकल के कलाकार या आजकल के माहौल में काम करना, मुझे लगता है कि एक बेसिक चीज़ हम सबको बहुत ज़रूरी है। मेकअप दादा का रिस्पेक्ट करना, हेयर ड्रेसर का रिस्पेक्ट करना, स्पॉट दादा का रिस्पेक्ट करना। वो लोग आपको सहूलियत देते हैं ना, तब हमारा माइंड फ्री रहता है और हम बिल्कुल आराम से परफॉर्म करते हैं। मेरा राइटर दिन रात मेहनत करके एक डायलॉग लिखता है, एक लाइन लिखता है। मेरे 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 डायरेक्टर जो सोच समझ कर, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, लेकिन एक डायरेक्टर पूरे सीन को, सारे किरदारों को ध्यान में रखते हुए एक शो को, एक सीन को डिज़ाइन करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर जो इतना इन्वेस्ट करके, इतना इतना हार्ड वर्क करके सब लोगों को इकट्ठा करके एक शो दर्शकों के सामने लाते। मेरे चैनल जिन्होंने ये सोचा कि ऐसे शो को लाया जाए, और सबसे सर्वोपरि मेरे प्यारे दर्शक जो निस्वार्थ रूप से प्यार देते हैं, इन सबके योगदान को हमें नतमस्तक स्वीकार करना चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल, मतलब सेट पर आते हैं तो पहले मैंने कहा ना, जप, प्रभु का नाम जपना है। जिस भगवान को आप मानते हो उसका नाम जपिए, जप तप आपकी साधना। एक कलाकार होने का, मैं आपको बताती हूँ, शायद मैं पहली बार बोलूँगी, मैं दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ। इसीलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं सेट पर रहती हूँ। अगर बहुत, मतलब मैं खाना खा लूँगी तो एक ना रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं, और मेरा नेक्स्ट सीन है कि मुझे उस किरदार में बहुत दनदनाते बात करनी है, या वो ऐसा सीन है कि उससे 4 दिन खाना नहीं खाया और वो काम, मतलब बोल रही है, या ऐसा एक पूरे कॉम्बिनेशन के साथ एक पूरे डांस या पूरा एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस करना है। तो मैं बहुत ये सोचती हूँ कि खाना खा लेंगे हम, एकदम आराम में आ जाएंगे, थोड़ी सी नींद सी आने लग जाएगी। ये गलत बात है। तो हमारी तपस्या क्या है, हमारा संयम क्या है? ठीक है ना, आप एक एप्पल खा लीजिए, आप एक नींबू पानी पी लीजिए, आप मतलब आपको थोड़ा तो त्याग करना होगा। ये तप है, तपस्या है, जब तप व्रत। तो ये जब तप व्रत बहुत आसान है। जब प्रभु की साधना करते हो, उस सुप्रीम फोर्स की हम साधना करते, तो हम फल फ्रूट चढ़ाते, उपवास रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का संयम रखते हैं, खान पीन में रखते हैं। तो एक कलाकार के नाते जब आपको किरदार मिलता है, एक ही चीज़ आपके माध्यम द्वारा कहना चाहूँगी, जो भी आना चाहते हैं या जो भी नए हैं, जब तप व्रत रखना चाहिए, और एक तपस्या होनी चाहिए। आप में संयम होना चाहिए। आप रोल पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हो, स्ट्रगल। आपने अभी पूछा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा, आप बहुत संघर्ष करते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, ऑडिशन देते हो, अपने प्रोफाइल भेजते हो, अपने फोटोग्राफ्स भेजते हो, फॉलोअप करते हो, वहाँ वो भी तो मेहनत ही है, वो सब करते हो। जब किरदार मिल जाता है, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो सेट पे, और आप फिर थोड़े से रिलैक्स होकर फिर आप बातचीत, अपने हंसी मजाक, वो भी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मेरा काम है कि जब किरदार मिलता है तब तो आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, तभी तो आपका संघर्ष शुरू होता है कि रूपल पटेल को उस किरदार में जाना है। तो वो यात्रा, वो संघर्ष कि मुझे ये किरदार जो एक चैनल ने सोचा है, प्रोड्यूसर ने सोचा है, एक राइटर ने सोचा है, तो उस किरदार के खाके में मैं मैक्सिमम में पहुंच पाऊँ, वो मेरा संघर्ष होना चाहिए। तो संघर्ष तो तब शुरू होता है। तो मैं सेट पे कैजुअल कैसे हो सकती हूँ? मैं वाकई फैज़ान, ये मेरा घमंड नहीं है या ये मेरी एरोगेंसी नहीं है, पर मैं सेट पे मैं अपने अलग कुर्सी में एक तरफ बैठती हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि जब आप
एक्शन होता है तभी नहीं, एक्शन के पहले ही आपका वो आप अपने किरदार में आ गए। द मोमेंट यू पुट योर मेकअप, द मोमेंट यू पुट योर हेयर स्टाइल और आप अपने वस्त्र धारण करते हो तो आप उस किरदार में आ गए। तो जब उस किरदार में आ गए तो मैं कैसे रूपल की तरह बात कर सकती हूँ कि आज क्या खाना लाए या आज क्या नाश्ता करना है या आज क्या है। मुझे लगता है उस चीज़ से भी मुझे एक व्रत लेना पड़ेगा, एक संयम लेना पड़ेगा। तो मैं बस आपके माध्यम द्वारा यही कहना चाहूँगी कि एक तपस्या सेट पर भी होनी चाहिए, एक संयम सेट पर भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उस किरदार का मेकअप लगाती हूँ, जब उस किरदार की तरह मैं बाल बनाती हूँ और जब मैं वो किरदार के कॉस्ट्यूम्स में आ जाती हूँ, मैं वो किरदार में हूँ। तो जब मैं वो मेकअप रूम से ही उस किरदार से मैं निकलती हूँ और सेट पर जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ कि मेरे उस मोमेंट में मैं उस किरदार के अलावा, उस डायलॉग के अलावा या जो सीन करने वाले हैं उसके अलावा, उस डायलॉग के अलावा, उस सीन के अलावा मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व रहूँ, चाहे बातचीत में या खाने पीने में। मुझे बिल्कुल 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 पसंद नहीं है और इसीलिए मैं सेट पर ज़्यादातर मैं बात कम करती हूँ। वो इसीलिए कि वो मेरा घमंड या मैं अपने आप को एनएसजी हूँ या ऐसा कोकिला का किरदार किया, ये वो बिल्कुल नहीं। कभी लगा है आपके किसी को एक्टर को ऐसा कि ये अपने जोन में है, ये अपने कैरेक्टर में है और किसी ने ये समझ लिया हो कि ये बहुत ज़्यादा अहंकारी नहीं, है? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि पता नहीं कि ये कैरेक्टर में है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनको लगता है, क्योंकि उनके बातचीत और व्यवहार से मुझे ये प्रतीत होता है कि वो कुछ और ही सोच रहे हैं कि मैं कुछ और ही स्थान पे हूँ या कुछ और ही हवा में हूँ, जो लेकिन इट्स ओके, ये उनकी सोच है। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे असाइन किया, मेरे चैनल ने मुझे असाइन किया है और मुझे मेरा पर डे उनके द्वारा मिल रहा है मेरे काम के लिए, तो मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, तो मुझे अपने काम को जस्टिफाई करना है। मेरे XYZ लोग या मेरे यूनिट में या जो सोचते हैं वो उनकी सोच है और वो उनकी पसंद नापसंद है, उसके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है। और मैं समझती नहीं हूँ कि मेरी जवाबदेही बनती है उनके प्रति। मेरी जवाबदेही मेरे किरदार के प्रति है, मेरे दर्शकों के प्रति है, मेरे प्रोड्यूसर के प्रति है, क्योंकि मैं जब सेट पर आती हूँ, मैं सच कहती हूँ फैजान, मैं एक प्रोड्यूसर की तरह सोचती हूँ, टाइम को लेकर और पैसे को लेकर, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर का मीटर डाउन है, मेरे चैनल का मीटर डाउन है, उनके हार्ड अर्न मनी है। और मेरा ये मानना है, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे चैनल जब टिकेंगे तब तो मुझे काम मिलेगा, तब तो मेरी रोजी रोटी होगी। तो मेरी ईमानदारी उसके प्रति है और मेरा ये मानना है कि मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं आज आपके पास आई हूँ, इंटरव्यू देने आई हूँ, या मैं शो करती हूँ या सेट पे रहती हूँ, मेरा ये एक बहुत अपने आप से एक संकल्प रहता है कि आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। इसीलिए मैं समय से पहले आती हूँ कि मेरा कॉल टाइम 9 बजे का है तो मैं 8:40 तक सेट पर आती हूँ और 9 बजे के कॉल टाइम में यूजुअली 9 से 10 1 घंटा तो मेकअप हेयर का मिनिमम लगता ही है। पर मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं 9:15 तक 9:10 9:15 तक मैं तैयार होकर सेट पर जाऊँ। मेरा कोई चेंज होता है तो मैं चेंज भी मेरे मेकअप और हेयर को ऐसे बोलती हूँ कि चेंज भी ऐसा देना कि जो हमें 10 मिनट में या 15 मिनट में फटाफट से चेंज करके हो जाए, क्योंकि डेली सोप में एक सीन को मतलब 2 बार 3 बार 3 दिन 4 दिन भी करना होता है। तो ऐसा ना कोई हम नया चेंज ले ले कि जिसको होने में 1 घंटा लगे, बिकॉज आई फील दैट्स रॉन्ग। मेरे प्रोड्यूसर का मैं 1 घंटा हर मान लो एक दिन में 3 चेंज है तो 3 घंटा तो मैंने ऐसे ही खा लिया। तो मुझे लगता है ये गलत है, ये गलत है, इट्स अ क्राइम। आप ये सोचते हो आपको इतना पर डे मिलना चाहिए, आपको सारी सहूलियतें दी जाती है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो इसके प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हो। कभी आपसे किसी ने इस चीज़ को क्लियर किया, जिस तरह से मैंने बोला कि आप उस कैरेक्टर में रहते हैं और आपने कहा कि नहीं यार, ज़्यादातर लोगों ने ना ऐसे यही सोचा है कि ये अपने गुमान में है, एक अपने एटीट्यूड में है, शायद इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो है, अहंकार है कि शायद ये बड़ी जगह से पढ़कर आई हैं या इन्होंने ज़्यादा बड़ा काम किया है। किसी ने कहा ना हो लेकिन आपको वो चीज़ फील हुई हो? मुझे प्रतीत होता है, कई बार ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन मेरे सेट पर मैं कहीं भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। और आपने एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा कि क्या किसी ने आके इस चीज़ को क्लियर किया? जी नहीं। मुझे लगता है ना, आत्मा जो आपका दिल होता है ना, वो हमेशा आपको सही बात आपके कान में कहता है, चुपचाप आपके कान में कहता है। तो जब आपको लगता है कि जब आप खुद ही इस सवाल को लेकर श्योर नहीं हैं, तो आप किस मुंह से मेरे पास आकर पूछेंगे?
जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आज मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ कि फैज़ान आपने मुझे बोला था कि 1:30 को इंटरव्यू है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं 1:15 तक मैं आ जाऊँगी। तो जब मैं 1:15 को आती हूँ तो हेलो फैज़ान, पर जब मैं 1:30 की जगह मैं 2 o'clock को आऊँगी तो हेलो फैज़ान, हेलो फैज़ान। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको पछतावा है, अब हेलो फैज़ान सॉरी मतलब बात में, या हेलो फैज़ान मतलब इट्स ओके, लेट हूँ तो लेट हूँ भाई, तुमने बुलाया ना मुझे इंटरव्यू में। तो ये सुर की बात होती है। तो अभी वो सुर से सुर मिला नहीं है। पर मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल इस चीज़ को ना बुरा मानती हूँ और ना ही मैं मानती हूँ कि मुझे जवाबदेही है। मैं बहुत न्यूट्रल हो जाती हूँ। मैंने कहा ना, मैं फोकस्ड हूँ। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। बहुत मेहनत से और बहुत किस्मत से कुछ अच्छा काम मिलता है, तो मुझे उस काम को ना 100% देना है। अब मैं इन सब चीज़ों में उलझी रहूंगी तो मेरा जो मेन काम है, जिसके लिए मेरे प्रोड्यूसर पैसे देते हैं, उसको ही जस्टिफाई नहीं करूंगी तो मेरी आत्मा मुझे माफ लेकिन नहीं ये सारी करेगी। चीज़ें भी सेट पर होती हैं। हर में होती है, वो लोग कहते नहीं होंगे या कहते होंगे, मुझे पता नहीं। ये चीज़ें होती है, ये तो अमनुष्य स्वभाव है। नहीं मतलब आप जब वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो आपके दिमाग में वहाँ पे एक्टिंग होनी चाहिए, आपका क्राफ्ट होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। हाँ। वो कि आप उस कैरेक्टर में रहो। हाँ कि आपको बिल्कुल। वो क्या चीज़ करनी मुझे, है। मैं आपको बहुत इन स्पष्टता सारी से चीज़ों बोलती के हूँ। लिए वक्त कब मिलता है, मैं ये सोच रहा हूँ 12 घंटे की शिफ्ट में। फैजान, मैं ये आपसे बिल्कुल कहूंगी कि जब कॉम्बिनेशन सीन होता है ना, तो हमारे प्रोडक्शन में जो रहते हैं साहब, या हमारे जो क्रिएटिव रहते हैं, या हमारे कॉस्ट्यूम वाली जो लड़कियां रहती है, बच्चे सब यंगस्टर बच्चे रहते हैं ज़्यादातर, या हमारे डायरेक्टर सर या हमारी डायरेक्शन टीम होती है, सबके लिए बहुत मुश्किल का समय होता है कॉम्बिनेशन सीन। क्योंकि सबको एक साथ तैयार होकर एक समय पर लाना और उनके साथ एक साथ रिहर्सल करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं इसको बड़ी दुख के साथ कहती हूँ। और ये सारी चीज़ों को हम सबको मिलकर सुधारना है। मैं आपके माध्यम से सबसे ये आग्रह करूंगी कि इन चीज़ों को भी सोचा जाए। आपको लगता है ऐसा कहीं ना कहीं आज के वक्त और में? प्लीज जी। प्लीज इसको मेरा घमंड, मेरी नेगेटिविटी या दर्शक प्लीज इसको ये ना माने। मैं सच्चे मन से इंटरव्यू देने आई हूँ, तो मैं सच बात कहती हूँ। मुझे दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। सेट पे जब कोई सीन को शुरू होने में टाइम लगता है, मुझे वाकई दुख लगता है फैजान। जब एक साथ रिहर्सल नहीं होती है, मुझे बहुत दुख होता है। जब कोई सीन ना अच्छे से निकल के ना आए इन टोटालिटी, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है फैजान। और जब एक्टर्स का आपस में ईगो बीच में आ जाता है तब? होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, या आप जिस तरह से चाहते हैं एक्शन रिएक्शन वो नहीं हो पाता है। और आप जब प्रयास करते हो अगले वाले को कहने के लिए, या एक 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 कदम बढ़ाते हो, और जब आपको लगता है कि सामने से वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं होगी इन अ पॉजिटिव वे, या एक्शन का एक सही रिएक्शन नहीं आएगा, तो आपको रुकना पड़ता है। वो क्षण मेरे लिए बहुत दुख का होता है, क्योंकि मेरे लिए सीन इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा 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 शो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा शो नहीं, हम सबका शो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब वो नहीं होता है, मुझे बहुत दुख लगता है। मैं चाहती हूँ कि ये और अच्छे से हो वातावरण, और अच्छे से हम एक इंटरेक्शन कर पाए। और मैं इसीलिए बहुत मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करूं। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगी हो लेकिन आप वो कह ना पाई हो? क्योंकि मैं आपकी आंखों में वो चीज़ अभी फील कर पा रहा हूँ। कुछ तो है आपके दिल में जो आप बस चुप रह गए, वहाँ पे आपने बोला नहीं। मैंने बहुत बार महसूस किया है कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ, या जब मैं अपने सीन अपने किरदार में एक डायलॉग बोलती हूँ, या मैं एक सीन को जब परफॉर्म करती हूँ, कभी कभी मेरे कान में ना को आर्टिस्ट की हंसी की आवाज़ आती है, या बीच में बात करने की आवाज़ आती है। मुझे बहुत दुख लगता है। और ये बात मैं पहली बार कह रही हूँ, इतने साल काम करने के बाद दुख की घड़ी होती है। बिकॉज हर एक्टर मेहनत करता है, हर एक्टर अपनी जान लगा देता है परफॉर्मेंस में, पर जब आपके डायलॉग नहीं है, या जब आपको लगता है कि आप इसमें एक ऐसे किरदार के रूप में खड़े हैं कि फ़िलहाल अभी आपका डायलॉग नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्ट करना है,
मुझे लगता है कि एक्शन से या डायलॉग बोलने से ज़्यादा आपका जब रिएक्शन होता है वही तो सीन को बनाता है। जब ऐसे वक्त में चलते सीन में अगर आपको कोई किसी की हंसी की आवाज़ या किसी की आपस में बातचीत करने की आवाज़, या आप अचानक से मैं डायलॉग बोलते बोलते आपकी तरफ देख रही हूँ और आपके चेहरे पर मुझे वो हंसी या वो कुछ एक अलग ही रिएक्शन दिखता है, वो बहुत दुख की घड़ी होती है और मुझे लगता है दैट्स अ क्राइम। कभी आपकी किसी के साथ में इस चीज़ को लेकर बहस होता है, बहस नहीं हूँ मैं, बहस नहीं करती हूँ मैं, इसलिए नहीं करती हूँ फैज़ान, मैंने एनएसडी किया है ना, तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि आदान प्रदान वहाँ होना चाहिए जहाँ समझदारी हो। जब समझदारी ही नहीं है, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो दीवार से सर फोड़ने से तो हमें ही खून निकलेगा। तो मैं अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करूँ, मैं अपना रास्ता फिर ढूंढ लेती हूँ। जब मैं डायरेक्टली आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने नाजिम का इंटरव्यू किया था बहुत टाइम पहले जी। जहाँ पे मैंने उनसे सवाल पूछा कि 7 महीने आपकी और डेबिलिना की बात नहीं होती है लेकिन आप दोनों सीन को परफॉर्म करते हैं साथ में, ठीक है, और पहली चीज़ तो वो कितना मुश्किल होता है, दूसरी चीज़ बाकी एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है लीड्स की आपस में वो सेम एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो पाना। ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो 7 महीने परफॉर्म कर पाना कि एक तरफ वो एक्टर्स हैं जहाँ पे दो सेम एनर्जी वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों की आपस में बातचीत नहीं है, ऑन कैमरा वो बात कर रहे हैं लेकिन ऑफ कैमरा जो चाहे वो रिहर्सल की बात हो चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी की बात हो वहाँ पे वो बात नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है ना, यहाँ पर मेरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी का प्रशिक्षण मुझे बहुत काम में आता है, क्योंकि वहाँ पे हमको रियलिस्टिक एक्टिंग भी सिखाई गई है, स्टैनिस्लैविस्की वो एक्टिंग भी सिखाई गई है, हमें एक अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली एक्टिंग भी सिखाई गई है कि आप एक किरदार में है और जैसे किरदार समाप्त हुआ आपको डिटैचमेंट भी है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट ये भी हमें सिखाया गया। वहाँ पर हमें पारसी थिएटर का भी परफॉर्मेंस सिखाया गया है, तो हमें अलग अलग किरदार को किस तरह से, एक किरदार को दो तरीके से आप घुस सकते, या तो आप एक इंटरनली घुसेंगे, उसके सारे मैनरिज्म्स को सीखेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी फिजिकलिटी को, उसको सब उसके मेंटल स्टेट को स्टडी करके आप उसमें घुस सकते हैं, या तो एक बाहरी तौर से आप एक किरदार को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे चलता है, वैसे कपड़े पहनता है, वैसे करता है। ठीक उसी तरह है कि मैंने अपने आप को, मुझे पता है कि आज मैं आपसे बात करके रेसिप्रोकेट होगा, एक्शन रिएक्शन अच्छे से होगा, रिहर्सल्स अच्छे से होंगे, हम आप अपनी बात रखोगे कि ये लिखा है पर थोड़ा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, वो तो मुझे जायज़ा तो हो ही जाता है कि हाँ इनसे करके मुझे बिल्कुल मुझे वो हम एक सेम पेज पे आ सकते हैं। पर अगर एक और एक को आर्टिस्ट है जहाँ पर मुझे लगता है कि सेम पेज पर नहीं आ सकते, मैं अपने आप को ही प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मैं कैसे करूँगी, तो मेरे लिए एक डबल मेहनत हो जाती है, पर मैं हिम्मत नहीं आती हूँ क्योंकि करना तो है, परफॉर्म तो करना है। तो आपके लिए वो बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मुझे एनएसडी की ट्रेनिंग काम में आती है। गोपी को भी यहाँ पे देखना है, हाँ। आपको अहम का भी कैरेक्टर आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट है। yes, और जो कोकिला का जो कैरेक्टर जो है जी, वो एक बैलेंस है वहाँ पे, एक ठहराव है वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक जस्टफुल कैरेक्टर है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि वो कैरेक्टर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ सेम पेज पे हूँ या इनके साथ सेम पेज पे नहीं हूँ, तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ कि फैज़ान के साथ तो वो मैं बातचीत करूँगी या आदान प्रदान करूँगी, पर मैं अपनी तरीके से ही करूँगी, वो अपने तरीके से करेंगे, तो वो कुछ बात नहीं बनेगी। तो मैं मेंटली अपने आप को सीन शुरू होने से पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ कि चाहे मैं इनके आँख में देखूँ, ये चाहे हंसे, ये चाहे ना हंसे, चाहे ये रिएक्ट करे चाहे ना करे, ये मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आँख में आँख मिलाकर परफॉर्म करती हूँ। मैं मतलब मुझे मेरे लिए मेरे को आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके रिएक्शन से ही मुझे बल मिलता है और उनकी एनर्जी को भी मैं ग्रास्प करती हूँ और मेरा नेक्स्ट डायलॉग उस हिसाब से बनता है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ कि शायद उस लेवल की एनर्जी या सेम पेज पे ना रहे, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने ये किया, मान लीजिए कि आपने वो नहीं भी है, पर मैं इतनी स्ट्रांगली उस कैरेक्टर में रहती हूँ कि मैं साथ में अज्यूम भी कर लेती हूँ कि उन्होंने यही रिएक्ट किया है और मुझे अब अगला डायलॉग इस वे में बोलना है। तो मैंने कहा ना, मेरे परिश्रम दुगना हो जाता है, पर मैं छोड़ती नहीं हूँ।
भाई परिवार को छोड़ के आई हूँ काम करने के लिए सेट पे, और मैंने इतनी मेहनत की है, प्रशिक्षण हासिल किया है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे आसानी से तो छोड़ूंगी नहीं। और मेरे मेरे प्रोड्यूसर, मेरे चैनल, मेरे दर्शकों ने मुझ पर एक विश्वास रखा है, तो वो विश्वास को तो हासिल करना पड़ेगा। बरकरार रखने के लिए बहुत एज पे रहना पड़ता है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ हो, आप तक वो पहुंचा है, फिर वो आपने मना कर दिया हो या आपको नहीं अच्छा लगा हो, फिर बाद में वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हुआ पछताए है। हो आप कोई कैरेक्टर ना करके, नहीं, कोई रोल ना करके? नहीं, नहीं, नहीं। और बहुत सारे रोल्स अभी भी आते हैं, ऑफर होते हैं, पर बहुत सोच, मैंने कहा ना कि बहुत तपस्या करती हूँ हर चीज़ के लिए, सोचती हूँ, समझती हूँ, जब लगता है दिल से आवाज़ निकलती है तो फिर मैं करती हूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कहानी और किरदार, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ मैं काम करूँगी वो लोगों में प्यार हो, एक सम्मान हो, क्योंकि मेरा फंडा है, मैं सम्मान देती हूँ, मैं प्यार देती हूँ, और सम्मान और प्यार चाहती भी हूँ, तभी तो मैं काम कर पाऊँगी ना। नहीं तो कैसे, हमको इतने दिन काम करना होता है, इतने घंटों एक साथ काम करना होता है, और अगर वो प्यार सम्मान नहीं है तो फिर बात नहीं बनती, मन नहीं लगता है मेरा। किस तरह मैंने आपका इंटरव्यू भी इसलिए एक्सेप्ट किया, आई एम सो सॉरी, no problem। मैंने आपका इंटरव्यू भी इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपने बहुत डिटेल में बात की कि आपका आपने मुझे, आप पहले इंसान हैं जिसे बताया कि इंटरव्यू का मकसद क्या है, क्यों आप मेरे साथ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना कि बात में कुछ दम हो, किरदार में कुछ दम हो, कहानी में कुछ दम हो, तभी करते हैं। हर काम करने के लिए तो नहीं बने हैं। करेक्ट करेक्ट। और पापा ने सिखाया है, कोई भी निर्णय लो ना, करोड़ बार सोचो, पर जब एक बार निर्णय ले लिया उसके बाद पछतावा नहीं, उसके बाद सिर्फ उसकी परिणाम की जिम्मेदारी लेनी, क्योंकि निर्णय मेरा था तो उस निर्णय का ये परिणाम है, उसको एक्सेप्ट करो, फिर पलटना नहीं है। करने से पहले 100 करोड़ बार सोचो, पर एक बार जब तय कर लिया तो उस पर अडिग रहो। रूपल जी, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं और आपका कोई गॉडफादर नहीं होता है यहाँ पे, मेरा कोई नहीं है जी, नो गॉडफादर, नो गॉडमदर, लेकिन मेरे आई एम थैंकफुल, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ सो ये मैनेजमेंट इंडस्ट्री किया। एक्सेप्टिंग होती है या वक्त लगता है यहाँ पे खुद को दिखाने के लिए, खुद को चमकाने के लिए, या अपने पैर वहाँ पे जमाने के लिए? मुझे लगता है ये सब शब्दों का खेल है, इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती, गॉड मदर, गॉड फादर, सब हमने ना खुद क्रिएट किया है। मुझे लगता है किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे एक्टिंग हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आप काम जॉब पर भी जाते हो, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। प्रूफ करेंगे तब जाके अगले वाले को पता चलेगा कि हाँ ये भी कर सकते, वो भी कर सकते। तो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, हमें फास्ट फूड की तरह ओवरनाइट सक्सेस की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोफेशनली दर्शकों के सामने जा रहे हैं, तो हम कच्चा पक्का खाना नहीं, हमें पूरा अच्छे से पकाया हुआ 56 भोग का थाल दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसमें सभी चीज़ों का स्वाद हो। तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें तैयारी के साथ आना पड़ेगा। तो इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ गॉड मदर है। मान लीजिए फैजान, आप मुझे जानते हैं, तो आप सीरियल कर रहे हैं, आपने बोला रूपल आ जाओ तुम करो, मैंने किया, रूपल ने इतना गंदा परफॉर्म किया, दर्शकों ने बोला कि अरे ये क्या है, तो आप तो बोलोगे मैडम जय श्री कृष्ण, नमस्कार, हम फिर कहीं काम करेंगे। तो गॉडफादर गॉड मदर से या इंस्टेंटली काम भी मिल जाए, पर आपके काम से ही काम मिलेगा आपको। लेकिन इंडस्ट्री के नाम पे जो कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने का ट्राई करते हैं कि हम आपको ये रोल दिला देंगे, हम आपको ये काम दिलवा देंगे, वो गलत आप उसके है। बदले में ये कर लीजिए या वो दे दीजिए वो हमें। गलत है, सब वो गड़बड़ियां हैं। और ये सब, ये मैंने कहा ना, परिश्रम का मार्ग लीजिए, सब चीजें अपने आप बनती जाएगी। पर जैसे ही आप शॉर्टकट सोचोगे या आप सोचोगे ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, वैसा ही होता है, पार्टी करनी, भाई मैं तो किसी पार्टी में नहीं जाती, इसीलिए नहीं जाती। क्या होता है कि हम ज़्यादा लंबा समय दिन का हम देते हैं सेट पर। तो मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक ससुराल में रहती हूँ, मायके के प्रति भी मतलब लोगों से मिलना जुलना है, पूरी गृहस्थी है, मतलब आपके ऊपर। गृहस्थी है, और सबको समय देना है, सबसे समय लेना भी है भाई, तो उनके साथ भी समय बिताना है। तो मैं शूटिंग करके फिर मैं पार्टी में जाऊंगी तो उन्हीं के साथ मुझे समय बिताना है, फिर परिवार के साथ समय कब बिताऊंगी। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सभी लोग पार्टी देर से करते,
क्योंकि ऑब्वियसली शिफ्ट 9 to 9 होती है, तो 9 बजे फिर पैकअप होते होते फिर पहुंचते हुए 10-11 बज जाते, फिर पार्टी में मतलब लोगों से मिलना जुलना, मस्ती, डांस, जो भी है अपना खाना पीना करते करते 2-3 बज जाते हो। दूसरे दिन मान लीजिए 7 बजे की शिफ्ट है या 9 बजे की शिफ्ट है, तो फिर नींद पूरी नहीं होना, चेहरे पे दिखना, फिर सेट पे उबासी आना, मुझे लगता है वो मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। जिस काम के लिए आई हूँ, जिस काम के लिए इतनी लगन के साथ आई हूँ, फिर उसमें बेईमानी करना, इसलिए मैं वो काम के समय काम और बाकी समय परिवार के साथ। पर रूबल जी, इंडस्ट्री के अंदर ना कहना मुश्किल होता है, आपको ऐसा लगता है? किस चीज़ के लिए किसी भी ना? चीज़ के लिए कई बार आपने कोई आपको कैरेक्टर आया या आपको हाँ। पसंद नहीं आया हो, हाँ। और मना भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़े प्रोड्यूसर हैं या बड़े डायरेक्टर हैं, तो वो फेस कितना मुश्किल हो जाता है बतौर कलाकार? मना तब मुश्किल होता है जब आप बहाने लगाओ। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि भाई कि मैं ना क्वालिटी पे काम करना चाहती हूँ, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, और जो कि आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है। आपने जितने भी शोज करे हैं आपने क्वालिटी में करे हुए हैं। बिल्कुल। हर कैरेक्टर वो घर तक पहुंचा हुआ है, हर कैरेक्टर वो आपके रूपल के नाम से कम और उनके कैरेक्टर्स के नाम से ज्यादा जाना है। मैं खुश होती हूँ, मुझे मेरे किरदार के नाम से पुकारते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। वो दैट्स एन अचीवमेंट आई फील। बट लेकिन इसके साथ में बहुत सारे रोल्स वैसे भी आए होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगे होंगे, हाँ, जो आपने तो मना किए आपने होंगे। बिल्कुल सही कहा कि परेशानी तब होती है जब आप बहाने लगाओ। पर मेरा नियम है, जो भी बात होती है ना, बहुत मैं विनम्रता से अपनी बात रखती हूँ कि सर आपने ये किरदार बताया, पर ये किरदार को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है या वैसा है, या जो मुझे लगता है, मैं बहुत आराम से अपने रीजंस देकर उनको मना करती हूँ, तो उनको कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो बोलते भी है और वो कभी कभी दोबारा आते भी है कि अभी इस टाइप का किरदार है, क्या आप करना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि सी यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप अपने आप में रखो ना, कि आप ईमानदारी से अपनी बात रखो ना, कोई भी बुरा नहीं मानता है। आपने एक चीज़ और कही थी, जब आप टीवी में काम करते हैं तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मारनी पड़ती है। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में, आपने ये बात कही? मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है ना, हर आदमी का अपना एक अनुभव रहता है। आप एक प्रोडक्शन में हो और आपका ज़्यादातर अनुभव रहा है कि अरे आप लाइट डिपार्टमेंट से ऐसे ही बात करो, आप सेटिंग डिपार्टमेंट से ऐसे ही बात करो, आप आर्टिस्ट डिपार्टमेंट से ऐसे ही बात करो। जब आप एक नोशन लेकर किसी एक कलाकार से बात करते हो और आपका सुर अगर अलग होता है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए नहीं पसंद है कि आप जब मुझे जानते नहीं हो और आप एक सुर में, हाँ कल आपका कॉल टाइम 9 बजे का है, आ जाना, मुझे वो पसंद नहीं है। वो बात इसलिए पसंद नहीं है, मैंने कहा ना कि जब हम साथ में लंबा काम करने वाले हैं, साथ में लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो अगर एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान नहीं है तो वो काम करने का मतलब नहीं, क्योंकि वो घर्षण होगा। आपकी कुछ बातें मुझे पसंद नहीं आएगी, मेरी कुछ बातें आपको पसंद नहीं आएगी, तो हम काम करने के बजाय इन बातों में उलझे रहेंगे और हमें फिर मन दुख होता रहेगा। फिर हम एक पॉइंट पे हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फिर आप कुछ करोगे उसका मैं अलग मीनिंग लेकर मन में सोचूंगी, फिर वो जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, फिर काम में वो नज़र आएगा। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब जब भी बात करो, प्यार से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, मन खुश होता है। जब मन खुश होता है तो बात भी अच्छे से, काम भी अच्छे से। कहाँ पे आपने ये चीज़ फील की? मुझे एक बार मैंने शो लिया था और उस शो में बातचीत हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, और उसके करीब एकाध महीने, 25 दिन, एकाध महीने बाद एक अचानक से कॉल आता है, कल आपका कॉल टाइम 8 बजे का है। तो मैंने कहा कि आप कहाँ से बात कर, क्योंकि मुझे ध्यान में कैसे रहेगा कि उन्हीं की तरफ से। तो बोले कि मैं ये बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्शन से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आप इस प्रोडक्शन से और आप ये बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। मैंने कहा तो ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने शायद कुछ और भी किया हो या कहीं कुछ और भी कमिट किया। मतलब ये टोन था उनका बात करने का आपके साथ में? यस। उसके बाद कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा 8 बजे का कॉल, तो आपकी शिफ्ट कितने बजे की? हमारी शिफ्ट 9 बजे की। तो मैंने कहा तो फिर मेरा कॉल टाइम 8 बजे, तो 8 से 8 है, नहीं 9 बजे तक है। तो मैंने कहा तो 8 बजे का कॉल, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि 8 बजे बुलाते हैं। तो मैंने कहा आपके यहाँ जो होता है ना उसको आप बदल दीजिए
और आप फ़ोन रखिए और जो आपके बॉस है उनसे बोलिएगा कि मुझसे बात करें। और मैं मेंटली उसी वक्त प्रिपेयर हो गई, अगर यही सुर रहा मैं काम नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी कि जब नींव में ही घर्षण है तो फिर तो वो टिकेगी नहीं, वो शो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर मुझे उनके सीनियर का कॉल आया, मैंने उनको अपनी बात रखी कि आप प्लीज़ वो भाई को भी आप सुनाइएगा, आप स्पीकर पे रख के कि इस तरह से बात हुई और ये मैं पसंद नहीं करती हूँ। वो बात चुभी आपको दिल में? बिल्कुल चुभी। और मैंने उनको ये फिर काम करके ये प्रूव करके दिखाया कि आपने जिस सुर में बात किया था गलत था, और उन्होंने विदिन अ वीक वो मेरे पास आए और हाथ जोड़कर मेकअप रूम में कहा कि आपने मुझे गलत साबित किया। तो मुझे ईगो नहीं है, पर फिर कौन से शो था वो रूपा जी? ये नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वो आप नहीं बताओगे तो दर्शक कुछ और समझ लेंगे। नहीं नहीं, उनको नहीं, दर्शक मेरे बहुत प्यारे, वो मेरे किरदार के बारे में सोचते हैं। नाम बता दीजिए। नहीं नहीं, लेकिन ये चीज़ हुई थी और मैंने कहा ना कि काम भी एक सिद्धांत के साथ करना चाहिए, ना कहने भी आना चाहिए, पर कहने का तरीका विनम्र होना चाहिए। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात करे तो सबसे पहले आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी ना। यस यस। एंड मुझे कोई ये इस बात को बोलने में कोई झिझक नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि जहाँ वातावरण अच्छा हो, जहाँ लोग अच्छा हो, वहीं पे मैं काम करती हूँ। और जहाँ मुझे ऐसा लगे तो फिर मैं उनको समय देती हूँ कि शायद अब मन नहीं लग रहा है, समय देती हूँ। जब भी आपको लगे आप मेरे किरदार को ख़त्म कर दीजिएगा, मैं कहती हूँ ये, क्योंकि खाना दाल चावल रोटी सब्जी, हम हीरा चांदी सोना नोट सिक्के नहीं खाते हैं। तो अपने सिद्धांत और अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरा ऐसा मानना है। अब अगर एक शो, जिस तरह से आपने बोला कि भाई लीड बीट तो मैं कुछ नहीं मानती हूँ, मेरे लिए हर एक कैरेक्टर इम्पोर्टेंट हर है। किरदार इम्पोर्टेंट। और एक और मान्यता है कि ये छोटा रोल करते हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, मुझे बहुत दुख लगता है। बट लेकिन कोई कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है, किरदार में ठीक है, इस सीन में या इस शो में उस किरदार का योगदान थोड़ा कम है। लेकिन आज के वक्त में एक चीज़ ये भी हो गई ना, क्योंकि आपने जो शो किया है वहाँ पे आपको स्क्रीन स्पेस एकदम बराबरी से मिला है। जो लीड्स कर रहे हैं वहाँ पे आप भी नजर आ रहे हो, मतलब उन कैरेक्टर के बीच की आप दीवार हो। जी जी। एक तरफ दूसरा कैरेक्टर, तो दूसरा कैरेक्टर है, बीच में आप हो। लेकिन अब जो राइटिंग जो है अब, या उसको लेखक की राइटिंग कह सकते हैं या शो की स्टोरी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन दोनों। उनका फोकस या तो लड़की को रुलाने में है या तो हीरो को हीरो दिखाने में है, और कहीं ना कहीं जो कहानी जो है वो इन दोनों के इर्द गिर्द ही है। इस बदलाव को कैसे देखती हैं अब? मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही बोला, टीआरपी, हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट, लीड कॉन्सेप्ट। तो जब एक चैनल या एक प्रोड्यूसर जब एक मान्यता लेकर चलते हैं कि हमें क्योंकि आप कोई शो बनाते तो उसके पीछे आपकी एक सोच होती है कि मेरा मकसद इस शो के द्वारा दर्शकों को तक ये पहुंचाना है। तो जब आप एक ये मान्यता लेकर चलते तो ऑब्वियसली आप उसी पर जोर देंगे और उसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और फिर दर्शकों का जब प्रतिसाद आता है, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, दर्शक तो हमने जो ये किया, पर दर्शक थोड़ा ये भी देखना चाहते हैं, तब बात बनती है। तब तक तो ये है कि आप अपने मन के मालिक हो और आपने अपने हिसाब से शो को लगा दिया। और इसीलिए बहुत बार ये होता है, और ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर शो चले या हर शो ना चले। भाई दर्शक के मन में क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है, ये तो दर्शक के मन की बात तो दर्शक ही बता सकते। क्या वजह मानते हैं कि मतलब तेरा मेरा साथ रहे या साथिया 2 उस लेवल पे वर्क नहीं कर पाया जिस लेवल पे साथिया कर गया? मुझे लगता है कि तेरा मेरा साथ तो एक स्टार भारत का शो था, और कहीं ना कहीं स्टार भारत की अपनी एक ऑडियंस है और एक अपना उनका एक टाइम जोन है, और वो चैनल एक लिमिटेड लोग देखते होंगे या लिमिटेड परसेंटेज के लोग देखते होंगे, तो हमारी पहुंच वहां तक ही पहुंच पाई। हालांकि तेरा मेरा साथ जब शुरू हुआ तो स्टार भारत पर वो भी नंबर 1 रहा और दर्शकों ने बहुत पसंद किया, और उसकी
बल्कि उसके रेटिंग से भी ये पता चला कि बिल्कुल एक अलग बात सामने आई है और लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो वो बात भी है कि फ्री टू एयर चैनल भी लोग देखते हैं, या जो जिस चैनल में आपको पैसे भरने हैं तो वहाँ पे भी लोग कितने परसेंटेज में देखते, तो ये सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स भी काम करते हैं। और रही बात साथिया 2 की, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि शुरू के उसमें एपिसोड्स में मुझे इन्वॉल्व किया गया था और उसके बाद मैंने वो शो देखा भी नहीं है और मैं उसके बारे में जानती भी नहीं हूँ। क्यों वो कैरेक्टर आगे कंटिन्यू नहीं हुआ आपका? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी, मैं नहीं करना चाहती थी साथिया 2। मैंने पवन सर से कहा भी था, मुझे लगता है कि कोकिला की यात्रा साथिया के इन 7-8 सालों में जो आपने दिखाई है वो कोकिला की यात्रा अब मेरे एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है समाप्त हुई। अब मुझे किसी और किरदार की इसलिए तरफ आपने बढ़ना 30-32 चाहिए, एपिसोड में उसको हाँ, तो मैंने उसको वो पहले से पवन सर को, रश्मि मैम को भी पता था और उन्होंने भी बड़े राजी खुशी से, और स्टार को भी पता था कि मैं इतने समय तक ही जुड़ूंगी। मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे ये लगा उस किरदार की यात्रा समाप्त हुई है। क्यों ऐसा लगता है लेकिन आपको? क्योंकि मुझे लगता है 7-8 साल मैंने उस किरदार को किया और हर इमोशन को पोर्ट्रे किया। मतलब तो आप मुझे लगता जितना है दे सकते थे उस कैरेक्टर को आपने उतना दिया। कहानी वाइज और एक किरदार वाइज मुझे लगता था कि मैंने इस किरदार को जिया है बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से जिया, और मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे लगा अब मेरी यात्रा कहीं और मुझे करनी चाहिए। क्या दौर चल रहा था उस वक्त रूपल पटेल का, जब वो कोकिला का कैरेक्टर कर रही हैं और घर घर में बहुत ज़्यादा फेमस थी आप उस वक्त? हाँ। इवन आज भी लोग उस कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं और आप वो कैरेक्टर जी रही हैं और आप जहाँ से भी जा रही हो लोग आपको कोकिला 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 बिल्कुल बिल्कुल बुला रहे हो। हाँ, मुझे अभी भी करते हैं, मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ। हाँ, उस वक्त क्या फीलिंग हुआ? बहुत खुशी होती थी और एक डर भी लगा रहता था कि बस ये मेंटेन हो जाए, ये मेंटेन हो जाए। मतलब कैसा डर? ये डर यही लगता था कि दर्शक जो इतना पसंद कर रहे हैं ना, तो इस पसंद को बरकरार रखे, क्योंकि हमारे कहानी में ना एक से एक ट्रैक आ रहे थे, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा है, अभी वो आ रहा है, तो ऐसा लगता था कि इसको पसंद किया तो अब इस ट्रैक को भी पसंद करना चाहिए, इस ट्रैक को भी पसंद करना चाहिए। तो हमारे शो में ना बहुत प्यारे प्यारे किरदार थे, कोकिला थी, अहम था, गोपी थी, राशि थी, उर्मिला मैम थी। मतलब उर्मिला मैम को भी मैं बहुत अच्छी कलाकार मानती हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से रिएक्ट करती थी ना मेरे और उनके सीन, बड़ा अच्छा लगता था। राशि जिस तरीके से रिएक्ट करती थी, या गोपी या अहम, तो वो सारी चीज़ें ना, इतने सारे किरदार और वो सारे सीन्स और ट्रैक ना इतने बंधे हुए थे, और पवन सर डायरेक्ट करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। पवन सर भी पूरी एनर्जी के साथ एकदम हिलने नहीं देते थे, पूरे जोश के साथ, तो ना वो माहौल में इतना अच्छा लगता था। तो हमेशा ये डर रहता था कि अब ये ट्रैक आने वाला है, ये भी दर्शक को उतना ही पसंद आना चाहिए, तो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से इस पे। तो मैंने उस जोन को ना एंजॉय कम किया है, उसको बहुत शिद्दत से लिया है, बहुत मेहनत से लिया है। मैंने कभी वो खुशी थोड़ी बहुत पसंद है, हाँ पसंद है, ओके ओके, लेकिन मन में ये रहता था अब आगे वाला ये ट्रैक है, बस उसमें भी पसंद कर लेना कि अभी कोकी का डबल रोल आने वाला है, या अब कहानी में ये ट्विस्ट आने वाला, अभी उर्मी मैम ये करने वाली है, या राशि या गोपी ये करने वाली है, तो बस प्लीज़ दर्शक उसे पसंद करे। तो ये चीज़ मेरे को ज़्यादा थी हमेशा। अभी भी मैं कोई भी काम करती तो मुझे ये लगता है कि पसंद आ रही है तो अच्छा है, पर वो मेंटेन होना चाहिए, वो चीज़ हमेशा रहती है दिमाग में। और डेली सोप है, वो तो लंबा चलने वाला है, तो वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। कैसी यादें रही उस शो के साथ में आपकी? बहुत प्यारी यादें। और उस शो ने क्या दिया है, तो उस शो ने मुझे यश, धन, कीर्ति, नाम और बेहद प्यार दिया है, और इसके लिए मैं स्टार प्लस का, रश्मि मैम, पवन सर का, मेरे दर्शकों का, मेरे को आर्टिस्ट का धन्यवाद करती हूँ सारे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन सब मिलके एक शो बनता है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रभु के एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होते हैं ना, तभी शो लंबा चलता है। जिया के साथ आपने दोबारा काम किया हुआ था, जी, तेरा मेरा साथ रहे। जी। क्या चेंजेस आपने बतौर कलाकार उनके अंदर देखे?
जब जिया जी थी तो वो बिल्कुल नए थे, यंग थे, और उन्होंने शायद मुझे लगता है कुछ काम किया नहीं था या किया था, मुझे ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी मम्मी उनके साथ हमेशा रहती थी। वो और राशि वो थाने से आते थे मीरा रोड और वो मेहनत करते थे, तो एक मेहनत, एक लगन देखी थी। और जब तेरा मेरा साथ में आए तो वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद आए, तो एक मेच्योरिटी थी, एक एक्सपीरियंस था उनके साथ, और एक ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म था उनमें। और जब पहली बार किया था तो एक रॉनेस थी, पर जब दोबारा किया तो एक पुख्ता, एक मेच्योर, एक प्रोफेशनलिज्म था उनमें। लेकिन उनके जाने के बाद में शो पर और आप लोगों पर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था कि भाई शो जहाँ पे टीआरपीज़ इतनी अच्छी जा रही है, शो को लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हर तरफ सिर्फ साथिया 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 ही हो रहा है। टीवी उस समय, उस स्लॉट के वक्त में ना, लोग सिर्फ टीवी खोल के बैठ जाते थे कि भाई आज क्या कोकी करने वाली है, आज क्या गोपी करने वाली है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे जब गोपी रिप्लेस, जिया माने, जिया जी जब रिप्लेस हुई ना, मुझे बहुत रोना आया था, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि अब जिया जी एज अ गोपी नहीं रहेंगी, तो एक वैक्यूम आ गया था मुझे। क्योंकि मुझे ये लगा मैं कैसे कर पाऊंगी, एंड आई क्राइड अ लॉट कि मुझे बहुत ये लगा, मैं घबरा गई थी कि कैसे करूंगी मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती। सीन में जितने कलाकार हैं उनके सपोर्ट से ही हम कर पाते हैं सीन को। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी। और मैंने कहा ना, मुझे हमेशा दिमाग में लगता था कि दर्शक प्यार करते रहे, तो मुझे ये लगा कि जिया जी नहीं रहेंगी, दर्शक को भी धक्का पहुंचेगा, एक शो के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं घबराई हुई थी। मैंने नहीं, जब ये उनको झलक की जब बातचीत भी हुई थी तो उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया था और उनकी मम्मी ने भी किया था, और मुझे पता था कि वो झलक उनको ऑफर किया गया है, और उन्होंने मुझसे भी पूछा था, और मैंने उनको बड़ी समझा कर कहा था कि एक शो जो आपने कमिट किया है और जो एक शो दर्शक पसंद कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ है, तो आपको उसी के साथ जुड़े रहना चाहिए, ये मेरी राय है। ये आपने बोला था उन्हें? बिल्कुल मैंने कहा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, और ये मैंने कहा था। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने शो साइन कर लिया उसके बाद, क्योंकि मुझे पवन सर का कॉल आया उस दिन, शूट कैंसिल किया, मतलब नहीं रखा, और लगभग दोपहर के बाद पवन सर का फ़ोन आ रहा था और मैं सोई थी, मुझे नहीं मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। फिर मेरे हस्बैंड पर कॉल आया, फिर उनको कहा कि भाई रूपल फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो घर पे ही है, वो सो रही है। फिर मैंने सर को कॉल बैक किया, सर को, पवन सर को बोला आई एम सॉरी मैं सो रही थी, तो सर ने बोला सेट पर आ जाओ। तो मैंने कहा सर अभी? तो बोले हाँ आ जाओ। तो मैं चली गई। अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि ऐसे सर ने बोला कि अभी तो दिन ख़त्म होने चला, तो मैं गई सेट पर और मैं तैयार भी हुई, मुझे पता नहीं था, तैयार हुई, और जब मैं सेट पर गई तो पवन सर, बहुत अच्छी बात है कि पवन सर ही थे, ऐसा नहीं कि किसी असिस्टेंट ने या कोई ऐसे, पवन सर ने आया और मुझे बोला कि कोके ये प्रोमो करना है, तो मैंने प्रोमो लिया, और उसमें था कि किरदार वही है पर कलाकार बदल जाते, समथिंग। तो मैंने एकदम सर को बोला सर क्या है, तो पवन सर ने फिर कहा कि अब देवोलीना जी करेंगी ये। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा सर मैं प्रोमो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए एक तो शौक था अचानक से करना, और फिर पवन सर ने मुझे समय दिया, फिर बहुत उन्होंने मुझे कहा कि होता है ये सब चीज़ें, पर हमें शो तो करना है ना। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इतना कुछ, मतलब बैक टू बैक आपके पास में फ़ोन आए और रिप्लेसमेंट की भी यहाँ पे बातचीत चल रही है, जब आपने पहली बार इसके बारे में सुना, तो आपके लिए प्रोसेस करना कितना मुश्किल हो गया था कि भाई एक मैं ये चीज़ ऑलरेडी कर रही हूँ और यहाँ पे नए कलाकार का नाम आ गया? हाँ, मेरे लिए मुश्किल था, मतलब मैं उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई कि गोपी अब कोई और करेगा जिया के साथ, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल सीन्स हम दोनों ने किए एक दूसरे के साथ, तो वो एक, और वो जिया जी तो छोटी है मुझसे और एक बेटी की तरह ही है वो, तो वो एक अलग जोन में हम काम कर रहे थे, तो अचानक से वो वैक्यूम आ गया,
खालीपन आ गया और मैं इमेजिन नहीं कर पाई कि मुझे अब देवोलीना जी के साथ करना है। लेकिन पवन सर बहुत रॉक सॉलिड खड़े रहे और उन्होंने भी समझा मेरी इस बात को और कहा कि नहीं प्रोमो करना है। तो मैंने प्रोमो तो किया पर बहुत मुश्किल से मैंने प्रोमो में कर पाई बिकॉज आई क्राइंग थ्रू आउट। और उस वक्त चैनल से भी कुछ लोग आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। पवन सर ने ही बोल दिया चैनल वाला को कि रूपल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई वाज क्राइंग सो मच और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि ये बातचीत चल रही है, मैं उसको बोल रही हूँ कि झलक मत करना, पर वो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि उन्होंने झलक साइन किया। और इसीलिए फिर ऑफकोर्स एक प्रोटोकॉल होता है कि दो अलग चैनल है और सब चैनल के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउस के अपने। और ऐसा नहीं है, पवन सर रश्मि मैम ने भी बहुत उनको समझाया था, ये बात नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं था। पवन सर और रश्मि मैम ने आप भी लोग की इसके समझाया बाद था। में कुछ बात हुई जो मेरी आपको और मिले? पवन सर और रश्मि मैम की हम लोग की बात नहीं हुई थी, पर पवन सर और रश्मि मैम ने जिया जी से बात की थी, उसके उनको बाद में समझाया था। जब आप दोबारा काम करते हो, जब दोबारा आप जिस तरह से आपने बताया कि भाई एक समय के बाद में वो बहुत ज़्यादा मन चुकी थी और उनको पता था कि काम करने का तरीका कैसे होता है, सो तब उन्होंने उस बात के बारे में, इस शो के बारे में कहा कि यार कि मेरा ये फैसला रूपल जी उस टाइम पे गलत था? नहीं, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन हाँ, मैं जब मिली जिया जी से तेरा मेरा साथ में, तो पहली बार पहले दिन जब सेट पे मिली तो मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि गॉड हैज़ गिवन यू गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन, so we both will work with mutual understanding and hard work, and we both will work hard so that show will run for a pretty long time. मैंने ये ज़रूर कहा था जिया जी को, God has given you golden opportunity, Star has given you another golden opportunity, ये मैंने कहा था जिया जी को। आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये। सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा आपने सुना हो जो आपके बारे में, जो आपको लगा हो कि यार कि ये तो कभी हुआ भी नहीं और ये ऐसी कोई खबर भी नहीं है, लेकिन पता नहीं ये रूमर किस तरह से और किसने फैलाए, जो आपको लगता हो आपके बारे में, आपको लेकर? मुझे एक ही चीज़ लगती है कि बहुत सारे लोग ना जो मुझे पर्सनली जानते नहीं है या एज एन आर्टिस्ट मेरे साथ काम नहीं किया, पर उनके दिमाग में वो कोकिला की छवि इतनी स्ट्रांग है, तो वो ये मानकर चलते थे ये तो बहुत ही गुस्सैल है, ये तो बहुत ही घमंडी है, ये तो बहुत ऐसी है। तो मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ कि आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप ऐसी धारणा लेकर क्यों मानते हैं और क्यों आप वो धारणा को रख कर आप ओपन अप नहीं होते हैं या आप एक अच्छा रैपो नहीं बनाते। मुझे इस बात का अफसोस होता है, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी, मुझे अगर आपकी किसी चीज़ को पसंद भी ना आई हो या मुझे कुछ बात लगी हो तो मैं आपसे एक पर्सनली एक अलग से मैं आपसे ज़रूर अपनी बात रखूँगी कि मुझे फैज़ान ऐसा लगा कि क्यों ऐसा क्यों है या कुछ मेरी तरफ से गड़बड़ है। तो एक बातचीत और संवाद होना चाहिए, एक प्री नोशन लेकर आप किसी को समझो और साथ में काम करो, वो दिक्कत आती है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बात करने से बहुत बातें निपट सकती है। संवाद बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि संवाद बहुत ज़रूरी है। कभी आर्गुमेंट भी हो जाए और अगर मैं उनसे ना भी बात कर, बोलते नहीं बात करो, संवाद बंद नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ये कहते थे, संवाद से बहुत कुछ सॉर्ट आउट होता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, बातचीत होनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, विनम्रता से रखनी चाहिए और एक मौका देखकर, समय देखकर, स्थान देखकर अपनी बात रखनी चाहिए। कोकिला का कैरेक्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट था प्ले कर पाना, क्योंकि जिस तरह से हम मिले और कई सारे लोग आपको मिलते होंगे और जो आपको देखते होंगे, जो पर्सनली जानते होंगे, कोकिला एक अलग है पर्सनैलिटी एंड रूपल एक अलग है कैरेक्टर, एक अलग पर्सनैलिटी है। मतलब ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जितना तेज़ बात करती हैं, आप उतना लो बात करती हैं। ये पहली बार आपने पूछा, आई एम सो थैंकफुल टू यू। यस, क्योंकि वो किरदार एक बहुत ही फियर सी, बहुत ही एक जस्टफुल, सही को सही गलत को गलत, अपनी बात पूरी स्पष्टता से ऊंची आवाज़ में और पूरे एक अथॉरिटी के साथ कहना, और वो एक अलग बात है। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल उससे विपरीत हूँ। तो वो मेरे लिए, मैं सच कहती हूँ, दिल से कहती हूँ। कभी कभी जब मैं परफॉर्म करती थी, कोई ड्रामेटिक सीन होते थे और जहाँ पे गुस्सा करना या जहाँ पर इस तरीके की बात होती, करने के बाद मैं खुद भी डर जाती थी खुद से कि मैंने इतने ज़ोरदार आवाज़ में बोला या मैंने इतने गुस्से में बोला, या कभी कभी मैं थक भी जाती थी क्योंकि बहुत एनर्जी भी लगती थी उसमें। और हम दिन के बहुत सारे सीन्स करते
थे। तो वो मेरी एक पर्सनल चीज़ है कि मैं खुद भी थक जाती थी, या खुद भी मैं बहुत अचंभित होती थी खुद से कि मैं इस लेवल पर बात कर रही हूँ या इस लेवल पर परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो टायरिंग भी होता था। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई अगर सोच ले कि आप पर्सनली भी ऐसे हो, तो वो चीज़ अफसोस होती है कि ऐसा नहीं है। आप एक किरदार निभाते हैं तो वो किरदार में आप अलग हो। पर हाँ, रूपल और कोकिला की एक चीज़ बहुत मिलती जुलती है कि न्याय संगत और स्पष्टवादी। मैं स्पष्टवादी हूँ, अपनी बात विनम्रता से रखती हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है पसंद नहीं है, और जो मुझे सही लगता है तो मैं फिर अपने रीजंस देकर कहती हूँ कि ये मुझे सही लगता है या ये मुझे गलत लगता है। ये चीज़ है मेरे में और कोकिला में। गलत के साथ ना कोकिला खड़ी होती है ना रूपल खड़ी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ी रहती हूँ मैं। मुझे जो नहीं, क्योंकि जब मैं सेट पर रहती हूँ या काम करती हूँ, तो मुझे लगता है जो शो के लिए सही है या वातावरण के लिए सही है वो सही ही होना चाहिए, नहीं तो कोई चीज़ लंबी नहीं चलती है। ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे, पर बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ। कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी मेहनत, ज़्यादा चीज़ लगती है, तो वो करनी चाहिए हमें, जो हमारे वश में है वो करनी चाहिए। फिर वहाँ पर एटीट्यूड या घमंड या दिल चुराना या ये सब नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैं तो कभी सामने से छुट्टी भी नहीं मांगती। मुझे पता है डेली सोप है, मुश्किल है, बहुत बहुत समय देना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सामने से छुट्टी भी ना मांगूँ। वो सब तपस्या है आपकी, करना चाहिए वो। बट थैंक यू सो मच रूपल जी, Thank बहुत you. अच्छा लगा मुझे Thank आपसे you. बात Thank you करके। so much. और Thank बहुत you. कुछ नया सीखने को मिला मुझे आज आपसे। होपफुली और आपका धन्यवाद, टेली मसाला का धन्यवाद, मेरे प्यारे दर्शकों का धन्यवाद, आपके निस्वार्थ प्यार के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहे और ऐसे ही मैं विनम्रता से काम करती रहूं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच रूपल जी।